हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम घटना चक्र देखेंगे राज्य व्यवस्था का, जिसे पॉलिटी है, और जो 2023 का है पूर्वालोकन का। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, पीवाईक्यू है, और बीपीएससी की यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें है। और आप किसी से पूछेंगे तो वो बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे पीवाईक्यू कीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो आज का टॉपिक है मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी का नाम क्या है? भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या गया है? द यूनियन ऑफ इंडिया को भारत संघ बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसमें क्या क्या है, इसमें चुनाव करना है, और इसमें क्या पूछ रहा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधान में निहित होती है? तो नहीं, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं निहित होती है, तो गलत हो गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, तो ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर नहीं भी अगर सदस्य है ना, तो 6 महीने के अंदर उन्हें सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है, तो वो तीनों सही हो गए, तो 2, 3, 4 तीनों ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? क्वेश्चन सही पूछ रहा है, तो ये है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के वास्तविक नेता होते हैं, डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट, और अनुच्छेद 75(3) में क्या है? तहत मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, और व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान रखेंगे कि अगर सामूहिक रूप से पूछा जाए तो मंत्री क्या होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति वो होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट रहता है, ये गलती करा देता है एग्जाम में। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो क्या होते हैं? तो ये नियुक्त होते हैं। ऐसे हम लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री अभी चल रहा है कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है कि प्रधानमंत्री को चुनना है, तो नहीं, प्रधानमंत्री को चुनते नहीं है। हम क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर के जो पार्टी आता है उसका मुखिया को नियुक्त करते हैं। और नियुक्त किसके द्वारा होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, न कि निर्वाचित होते हैं, और राष्ट्रपति हमारे निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है, क्या है वो? तो केंद्र सरकार का। अभी भी कहा जाता है प्रधानमंत्री सरकार। जैसे अनुच्छेद 74(a) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति के कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सलाहकार के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का, क्या है? तो ये प्रधानमंत्री के, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सारे काम का जायजा लेते हैं, किसके थ्रू? तो अनुच्छेद 78 के थ्रू। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है जान लेते हैं। भारत का संविधान मंत्रियों के 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। और संघ सरकार, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में है, यूपीएससी में पूछा हुआ, तो डेफिनेटली कुछ ट्रिकी होगा क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे अच्छे से कि कौन सा विचार की जो सही कथन को चुनने के लिए बोल रहा है। तो भारत का संविधान मंत्रियों के 4, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यही बोल दिया है। देखिए यहाँ पे मैं बता रही थी कि वो ट्रिकी है। भारत का संविधान पूछ रहा है, मंत्रियों के 4 श्रेणी अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री, उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। तो नहीं, ये संविधान ऐसे कुछ वर्णित नहीं करता है। कैबिनेट मंत्री के बारे में भी सरकार में नहीं बोला गया है, वो हम अपने कंफर्टेबल के अनुसार सरकार वैसा बनाए हुए हैं। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये सही है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत के संविधान अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अतः मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान में मंत्रियों के वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे नहीं है, कैबिनेट मंत्री या मंत्री वो सर का कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? तो ये है कैबिनेट स्तर के मंत्री। नेक्स्ट, कैबिनेट से सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो कैबिनेट केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है। कब किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में। जब ये जो 352 के है तो आपातकाल से उपबंध है उसमें, और आपातकाल उपबंध कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया है। ध्यान देंगे, संविधान मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के तहत खंड 3 में किया गया है। ठीक है, इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब संघ का मंत्रिमंडल से लिखित रूप से, ध्यान देंगे, रूप से एक संसूचित करते हैं। और ये कब ऐड किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ये किया गया है, नियम बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अनुच्छेद 353 में मंत्रिमंडल का शब्द का उल्लेख 2 बार किया है। अभी तक संविधान में सिर्फ 2 ही बार मंत्रिमंडल का उल्लेख हुआ है। संघ सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें सही कथन पूछ रहा है। पढ़ लेते हैं। एन गोपालस्वामी आयकर समिति ने सुझाव दिया था कि मंत्री और किसी सचिव के प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। और उसमें बोला था, और प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभाव के अधीन रखा गया है। तो 2 आंसर सही है। देख लेते हैं, ये आईएएस प्री में पूछा हुआ है 2021 में। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं कि एन.के. गोपालस्वामी आयकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। उन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी को पुनर्गठन के मंत्रियों को समूह ब्यूरो बनाए जाने कर्मियों को क्षमता सुधारने का एवं प्रक्रिया का भाग की स्थापना अनुशंसा की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी 2009 में पूछा हुआ है आईएएस एग्जाम में। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। सही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैबिनेट सचिव की सलाह पे प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। तो कैबिनेट सचिव के नहीं, कैबिनेट मंत्री, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिक शक्ति किसके पास होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। बिल्कुल सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई कही जाती है। तो नहीं, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होता। हाँ, सरकार का प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन सारे जितनी भी कार्य होते हैं इंडिया में, भारत में, वो सब राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। ठीक है, तो एक कथन सही है और सेकंड गलत है। और ये कहाँ पे है? देखिए, अनुच्छेद 77 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य का अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों को उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है संविधान के अनुच्छेद 77 के ए में देख लेंगे 1 में, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही हुई है। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होते। नेक्स्ट है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हैं तो उस सदन के सदस्य तो क्या करेंगे वो? तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति या पदच्युति को विवेचित करता है? तो ये अनुच्छेद 75 यहाँ पे है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति की विवेचना करता है। सिंपल सी है। अनुच्छेद 75A के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। और अनुच्छेद 75 का 2 में है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पे पद धारण करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है 75। आमतौर पे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं क्या? तो ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्योंकि वो निर्वाचित होकर जाते हैं लोकसभा में। जो जिसकी ज़्यादा वोट आमतौर पे होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोकसभा के सदस्य ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिएगा ऐसा कोई बाध्य नहीं किया गया कि सिर्फ लोकसभा के सदस्य होंगे वही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आमतौर पे होते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या है? तो जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये पहले भी क्वेश्चन में आप देख चुके हैं इसी वीडियो में कि प्रधानमंत्री जरूरी नहीं है कि किसी भी सदन का सदस्य हो जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ, उनके 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होती है। और ये कहाँ पूछा हुआ है? IAS एग्जाम प्री 2012 में। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये है 25 वर्ष। नेक्स्ट, यहाँ पे कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी वर्ष होने चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री बननी होती न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्य हेतु, ठीक है, ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री को क्या? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो जान लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेकी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री खुद अपने, ऐसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति नियुक्त तो करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे नियुक्त करते हैं। और प्रधानमंत्री किसे सलाह देते हैं? जो उनके नज़र में अच्छे हैं या फिर काम कर अपने मन हिसाब से कर लेते हैं वो। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्र में मंत्री रह सकता है कितने दिन तक? तो मात्र 6 माह तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा। कितने बाद? 6 महीने के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है। भारत की संसद में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जान लेते हैं। तो पहले है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही। संसद का सर्वमुख कार्य मंत्रिमंडल के प्रधान का है, तो बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, मंत्रिमंडल के जरूरी नहीं कि निम्न सदन तक ही हो। निम्न सदन मतलब लोकसभा बोला जाता है, तो जरूरी नहीं कि लोकसभा का ही सदस्य हो जो मंत्रिमंडल में हो। राज्यसभा के भी सदस्य मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री भी राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। और तो ये गलत हो गया है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति। ठीक है, और अगर यहाँ पे यहीं पे व्यक्तिगत जोड़ ऐड कर देता तो राष्ट्रपति का। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री को भी लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी। और 63 से BPSC में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे हमें अवश्य बताएं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। और तीसरा हो गया 75(3) के, क्योंकि यही प्रावधान है कि लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी।
मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो यहाँ पे अगर मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति, और सामूहिक रूप से तो प्रधानमंत्री। इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है। देख लीजिए यहाँ पे 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा, चूंकि लोकसभा का विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के बिल्कुल नहीं होते हैं, और यहाँ पे संसद होगा, लेकिन संसद और राष्ट्रपति दोनों हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शन रिपीट किया हुआ है, देख लीजिए। तो संसद के प्रति, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी होते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, लोकसभा के, राज्यसभा के सभापति के प्रति तो नहीं, ये सब सारा गलती है। अगर व्यक्तिगत यहाँ ऐड कर देता तो राष्ट्रपति के, अदरवाइज ये होंगे लोकसभा के। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति होते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, सेम क्वेश्चन आपको मिल गया। तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, और संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पे अपना पद धारण करते हैं। बिल्कुल गलत, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होगा, यहाँ राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नहीं, यहाँ सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और कारण में क्या था? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्र रखते हैं। तो बिल्कुल सही है, मंत्री बनने के लिए पात्र तो रखते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के ही हो। लेकिन हाँ, लोकसभा के प्रति कथन में क्या था कि दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, नहीं, सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो एक कथन गलत है, लेकिन कारण सही है। नेक्स्ट, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ठीक है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे पद धारण करते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। देखिए, यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस का, तो थोड़ी सी कोई क्वेश्चन सारा सही रहेगा, कुछ न कुछ वर्ड ऐसा डाल देगा जिससे आप कंफ्यूज होके क्वेश्चन गलत कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, संसद बोल दिया यहाँ पे, और संसद में आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ऐड रहते हैं, तो संसद के प्रति नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ, दूसरा है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे पद धारण करते, तो हाँ बिल्कुल सही। और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, तो ये भी सही है। तो बी आंसर हो जाएंगे। आईएएस 1995 में क्वेश्चन पूछा है, तो देख लेते हैं क्या है। तो निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो ऑप्शन है बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह के कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन रह के कार्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा? तो ये कहाँ है? तो लोकसभा। क्यों? आप जानते हैं कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, और ये 6 वर्ष के लिए होते हैं, और हर 2 वर्षों पे 1/3 वहाँ से हट जाते हैं, पद त्याग करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ त्याग पत्र कहाँ दिया जा सकता है? लोकसभा। तो लोकसभा भंग हो जाते हैं। ठीक है, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपना त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो स्पीकर की, लोकसभा अध्यक्ष की। ठीक, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के
कि सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो 50। लोकसभा की प्रक्रिया में संचालन संबंधी नियम 198 मतलब 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्य का समर्थन आवश्यक है। अगर 50 सदस्य का नहीं होता तो क्या होता कि कभी भी हमेशा वो लोकसभा के प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे, लेकिन अगर 50 लोग अगर समर्थन में हैं तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाते हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य कितनी है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं PYQ और पूर्वालोकन का। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है, जान लेते हैं। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, तो सी ये सही है। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित की जा सकती है, बिल्कुल, क्योंकि राज्यसभा तो विघटित होती ही नहीं है, तो आंसर सी, दोनों सही हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है, तो जान लेते हैं कौन सा नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, नहीं। ये राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, कहाँ लागू होता है, तो ये स्टेट में होता है, राज्य में होता है, ना कि केंद्र में। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है। हाँ, अगर वो राष्ट्रपति अगर विघटित हो गई है तो फिर से चुनाव होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं ये जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था के से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार को निर्वहन करेंगे। ध्यान रखेंगे ये तीनों सही है और राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा केंद्र में। नेक्स्ट, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने थे, तो कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है, तो आपको पता है कि प्रथम वित्त मंत्री R.K. षष्ठमुखी चेट्टी थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे स्टार मार्क है वो तो क्वेश्चन या तो निकाल दिया होगा। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन थे, तो ये V.R. अम्बेडकर थे कानून मंत्री। निम्नलिखित में से किनका लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 के पोर्टफोलियो में उनके अंतरिम सरकार 1946 में पोर्टफोलियो से भिन्न था, तो ये थे डी केवल 3 मतलब C.A. भावा, ठीक है। जगजीवन राम कौन थे, तो आपको पता है कि जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्या थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये आपको कृषि मंत्री थे। देख लेते हैं क्या क्या है। व्यक्ति पुनर्गठन अंतरिम सरकार में जगजीवन राम थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य और कृषि मंत्री। ये हमेशा पूछता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ठीक है। और H.C. भाभा को खान और विद्युत कार्य दिया गया था, और यहाँ पे H.C. भाभा को क्या दिया गया था, तो वाणिज्य दिया गया था, तो सेम नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, कौन थे ये, तो देवगौड़ा। और उनका कार्यकाल क्या था, तो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को उसके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए, तो ये भी अब ध्यान में रखना होगा कि कैसे कौन कौन प्रधानमंत्री कब आए थे, और ये छत्तीसगढ़ 2024 में आया है क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे। H.C. देवगौड़ा को 1 जून से 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक, और इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, और विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 तक हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू और
जवाहरलाल नेहरू भी हैं, सभी व्यक्ति हैं इसमें से। गुलजारीलाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, तो सभी लोग 2 बार नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन्हें अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समानांतर के बाद सुशोभित किया गया है? सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो ये इसका है, जवाहरलाल नेहरू हैं। और क्वेश्चन पढ़ लेते वापस। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय अंतराल के बाद सुशोभित किया गया है? सही कूट क्या है? तो इसमें सी बोल रहा है। 3, 4, 5 मतलब गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन यहाँ जवाहरलाल नेहरू भी आना चाहिए। देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री कार्यकाल में समय अंतराल नहीं था। अच्छा, यहाँ पे समय अंतराल के बारे में पूछा हुआ है। समय अंतराल यहाँ पे देखिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे समय अंतराल के पूछ रहा था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक बार नहीं, वो 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो समय अंतराल के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बने हैं तीनों, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है, किसकी? तो लाल बहादुर शास्त्री की। और कहाँ हुई थी? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। और ताशकंद बहुत ज़्यादा फेमस है इन्हीं के मृत्यु की वजह से। नेक्स्ट, मिलान करना था। पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के थे। मोरारजी देसाई कहाँ के थे? तो बम्बई के। एसी देवगौड़ा कहाँ के थे? तो कर्नाटक। चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के थे। और नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं? तो गुजरात के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो ये है चंद्रशेखर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो चंद्रशेखर। और ये क्वेश्चन था यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा हुआ, और वही क्वेश्चन आईएएस प्री 1994 में है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन सा अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे? तो चौधरी चरण सिंह। और उनका कार्यकाल क्या था? तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की एक भी बैठक नहीं हुई। आपको पता है कि लोकसभा की बैठक ज़्यादा से ज़्यादा कब तक टाला जा सकता था? 6 महीने के लिए। तो यहाँ पे इस टाइम में कोई लोकसभा की बैठक हुई नहीं थी, वो कभी भी अपने लोकसभा में गए ही नहीं, और फिर उनको क्या हुआ था? इस्तीफा देना पड़ गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो पीवी सिंह, आर वेंकटरमन, वाई चौहान और प्रणब मुखर्जी, चारों रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। तो किस प्रधानमंत्री ने घोषित किया था ये? तो नरसिम्हा राव द्वारा। और कब? 24 जुलाई 1991 को। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे वो। भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी थे। तो क्या नहीं थे? तो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में जानते क्या है? तो असम से राज्यसभा के सदस्य थे ये। इससे पहले इसी वीडियो में मैंने बताया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि लोकसभा के सदस्य होनी जरूरी है, क्योंकि जो मनमोहन सिंह थे राज्यसभा के सदस्य थे। और कहाँ के थे? असम से। और ये भी जरूरी नहीं कि जहाँ से आप हैं वहीं से आप राज्यसभा सदस्य बन सकते हैं। आप कहीं भी इंडिया में किसी भी स्टेट से आप राज्यसभा सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं। और कारण क्या है? तो संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत का कार्य करती हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जैसे कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक
उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो दो ये तो सही है, लेकिन संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत का कार्य करता है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो कथन दोनों सही है, लेकिन कथन कारण सेम नहीं है, इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, निम्न कथन यहाँ पे फिर भी कथन कारण दे दिया है। तो किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, बिल्कुल, और वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, तो बी, दोनों कथन सही है किंतु सही व्याख्या नहीं करता है। पर उप प्रधानमंत्री भी नहीं कहा जाता है। उप प्रधानमंत्री एक सिर्फ नाम का उप प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई कार्य प्रधानमंत्री का नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन क्या है? तो संविधान के प्रावधानों से हटकर है। ठीक है, कहीं पे भी संविधान में उप प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं आता है, गैर संवैधानिक पद है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ है? तो प्रधानमंत्री में निहित है, तो ऐसा नहीं है। और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ है? तो राष्ट्रपति में है, ना कि प्रधानमंत्री में। तो पहले गलत हो गई थी। और उसमें क्या है फिर कि कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होते हैं, जो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते थे। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कैबिनेट सचिव। तो दोनों कथन गलत हो गए हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन सदस्य होंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि भारत के संविधान में ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले आपको पता है कि मनमोहन सिंह कहाँ के थे? तो असम से थे और राज्यसभा के सदस्य थे। तो जरूरी नहीं कि लोकसभा का सदस्य होना ही चाहिए। और केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के निर्देशाधीन कार्य करता है। तो दोनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है। संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है, तो सही क्या है वो पूछ रहा है। तो संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल ये सही है। संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं किया गया है। कैबिनेट समिति प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत के एवं परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की गई है। तो ये भी सही है। ठीक है, और कथन में क्या है कि यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वे समिति के अध्यक्ष होंगे। नहीं, ये सही है, ये जरूरी नहीं। जब जो प्रधानमंत्री समिति के सदस्य तो हैं, लेकिन ये क्या होता है, प्रधानमंत्री समिति ही कहा जाता है, मतलब कि कैबिनेट समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये गलत है। और संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? तो ये मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये है मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल कैबिनेट सचिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बतलाता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री के सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये 51वां संविधान संशोधन 2003 में बोला गया है। ठीक है, कि मंत्रिपरिषद के सदस्य कितने नहीं होने चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल जनसंख्या का 35% से 15% से की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो आप पहले ही देख चुके हैं कि 51वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था 66 बीपीएससी री एग्जाम में। एक बार बीपीएससी में री एग्जाम में मतलब कि कहीं औरंगाबाद का सेंटर पे ये हो गया था, पेपर लीक हो गया था, तो वहाँ पे री एग्जाम हुई थी। ठीक है, पूरा पेपर कैंसिल नहीं हुआ था।
केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? तो 18। और वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी है? तो 36, क्योंकि अभी तो क्या किया है, 15% से अधिक नहीं होंगे, तो 36। तो दोनों सही है, ठीक है। अभी कितना है? तो 52 है फिलहाल में। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्रालयों का पदभार किसे सौंपा गया है? तो ये स्मृति ईरानी को। देखिए 67 री एग्जाम में पूछा हुआ है, 67 का भी पेपर लीक हो गए थे, तो पूरा री एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट, और अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्रालय कौन है? जॉन बर्ला। निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक के दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो यह है श्वेत पत्र। सरकार में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंकर के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडलीय सचिवालय के कार्य हैं? तो क्या क्या है देख लेते हैं। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है, बिल्कुल। मंत्रिमंडल समिति के लिए सचिवालय सहायता होते हैं, ये भी सही है। क्या मंत्रालयों के वित्त संसाधनों का आवंटन होते नहीं। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये है अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सभाएं द्वारा। ये एक बीपीएससी 67 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाएं से। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो 1991 को, मतलब 1951। सुमेलित नहीं है, ये जान लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू शांति वन में उनका ये है, उनके समाधि स्थल है। और LB शास्त्री का विजय घाट में, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, राजीव गांधी के कर्मभूमि नहीं है, राजीव गांधी का समाधि वीर भूमि है, ना कि कर्मभूमि, ठीक है। कर्मभूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना तक रखे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है PY में, तो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार को कानून विषय का परामर्श कौन देता है? तो ये देते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी। और अनुच्छेद कितनी है? तो 76 में, और ये संवैधानिक है। और हाँ, ये क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं? महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति ही उनका नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है? तो यह है भारत का महान्यायवादी। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसका आर्टिकल्स कितने हैं? अनुच्छेद कितना है? तो 76, ध्यान रखेंगे। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 64 बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किससे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो महान्यायवादी का। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, ठीक है।
भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, सेम क्वेश्चन तो भारत सरकार के। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के रक्षा राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो ये है भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित करने पर विचार कीजिए। देख लेते हैं क्या है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही। और आर्टिकल्स कितना है? तो 76। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में होती हैं, तो ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं ये जरूरी नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पे लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और 2 आंसर। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त की अर्हता रखता हो, और महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद के अवधारित है। तो ए आंसर होगा, आर गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।